नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से हम मैपिंग की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ्रीका से। ये अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है। इसे प्लीज अपने दिमाग के प्रिंटर पर प्रिंट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम फिजिकल लोकेशंस डिस्कस करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि एटलस माउंटेन्स यहाँ पे है। अगर हमें कंट्रीज का पता होगा कि ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एटलस माउंटेन्स कौन कौन से देशों के अंदर में आता है। सिर्फ अंदाजा ही काफी होगा। इसलिए पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिएगा। कुछ कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर मोरक्को है, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर में आते हैं। बाद में सूडान अभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सूडान, साउथ सूडान, पुराना मैप है ये। यहाँ पे इथोपिया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, यहाँ पे साइड में मदगास्कर है। साउथ अफ्रीका, इसमें लैंडलॉक्ड लिसोथो भी है, जिम्बाब्वे और बोस्तानवा, नामीबिया, अंगोला, कोंगो। दो कोंगो हैं, एक कोंगो सिंपल वाला, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। गबन है, कैमरून है, नाइजीरिया है, आगे घाना और छोटे छोटे कंट्रीज हैं, लिबरिया, सीरा लियोन। अभी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन एक तो इस ढंग से पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं। तो हमें लोकेशंस याद होगी कंट्रीज की, तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। जैसे ईस्टर्न कोस्ट में देखिए, ये सूडान, इथोपिया, सोमालिया, यहाँ पे आर्टिया भी है, और तंजानिया, और यहाँ पे आगे जो कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये सारे कंट्रीज। तो हमें पता होना चाहिए लोकेशंस का, बहुत ध्यानपूर्वक हमें इसे पढ़ना है। देखिए, एक बार में तो ये सारी लोकेशंस याद नहीं होंगी, तो आप एक काम कीजिएगा, आप जहां भी पढ़ते हो टेबल के आगे एक मैप चिपका लीजिएगा। अभी भी 5 दिन बाकी है, थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो सारी लोकेशंस याद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, मैपिंग के जो मार्क्स होते हैं बिल्कुल आसान मार्क्स होते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मैपिंग में। एक प्रकार से आप कहें तो फ्री के मार्क्स होते हैं। थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो हम इन मार्क्स को पा सकते हैं। और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। तो एक बार इन कंट्रीज पर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, माली, नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा और जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोस्तानवा। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी समुद्र इन कंट्रीज को टच नहीं करता। यहाँ चारों ओर सिर्फ लैंड है, तो हमें ये याद रखने हैं ये कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं। अब और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। जो 3 लाइंस हैं हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन कौन से देशों से गुजरती है। कई बार इन पे क्वेश्चन आए हैं पास्ट में और अभी भी आने की संभावना है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों से गुजरती है। ये है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नहीं, सिर्फ अभी अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम यहाँ तक। अब देखिए, ये गुजरती है नाइजर से, अल्जीरिया से, और ये कुछ कंट्री है, मोरिटानिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा। यहाँ पे देखिए, ये वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया है, माली है ये, और माली यहाँ पे है, नाइजर है, ये इन सभी कंट्रीज से गुजरती है। तो अब देखिए, रट्टा नहीं लगेगा इन सभी कंट्रीज का। ऐसे रट्टा मारने लगेंगे तो काफ़ी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, और एक प्रकार से जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम रहेगी। बस दिमाग में इन चीज़ों को इमेजिन करना है। अगर हमें इस मैप का पता है तो थोड़ा सा इमेजिन करके सोचेंगे कि इक्वेटर ऊपर से जा रही है, तो ऑटोमेटिक हमें इन कंट्रीज का अंदाजा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, यूपीएससी पूछेगी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो साथ साथ की कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए दे देगी। कुछ बहुत ज्यादा पीछे का कंट्री दे देगी यूपीएससी, जैसे कोंगो दे देगी। इसलिए हमें थोड़ा भी मैप का पता होगा तो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं वो काफी बार बहुत बिल्कुल टच करती लोकेशंस दे देते हैं जानबूझ के क्वेश्चन गलत करवाने के लिए। लेकिन आमतौर पे यूपीएससी का मकसद ये नहीं होता कि क्वेश्चन गलत करवाना। यूपीएससी तो बस ये परखना चाहती है कि वास्तव में थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है कि नहीं करी। खैर, वो सब बातें छोड़िए। अब आगे देखिए, अब ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, इक्वेटर की लाइन यहां पे है, इक्वेटर की लाइन। हाइलाइटर इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ये कौन कौन से देशों से गुजरती हैं। तो ये देखिए, एक तो छोटा सा ये आइलैंड सा देश है, साओ टोम यहाँ पे है, ये देखिए। उसके बाद में ये है गबन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। दोनों कोंगो हैं, एक सिंपल वाला कोंगो और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। युगांडा, कीनिया और सोमालिया, यहाँ पे देखिए, ये रे यहाँ से गुजर रही है युगांडा, कीनिया और सोमालिया। ये यहाँ पे सोमालिया है, युगांडा है, कीनिया है। रुवांडा छोटा सा देश है, रवांडा से नहीं गुजरती, और दोनों कोंगो से गुजरती है, गबन से गुजरती है, और ये साओ टोम, इन देशों से गुजरती है इक्वेटर। अब
अफ्रीका के अंदर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देशों से गुजरती है। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, फिर से बता रहा हूं, आपके मन में कहीं चल रहा होगा कि कैसे याद करेंगे इन सब चीजों को। बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, रट्टा मारेंगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। सिर्फ देखने से ही चीजें याद होंगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसे धीरे धीरे देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। और स्पेशली टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैप आगे चिपका लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ये नीचे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है नामीबिया से, बोस्तानवा और जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती, और आगे जाती है साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मदगास्कर। यहां पे देखिए जिम्बाब्वे ऊपर रह जाता है, इसलिए जिम्बाब्वे से नहीं जाती। तो इन पे क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखिए वो तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होएगा, और आमतौर पे वैसे क्वेश्चंस फिजिकल लोकेशंस के लिए पूछे जाते हैं। जैसे 4 लोकेशंस दे दी जाएंगी, 4 देश दे दी जाएंगे, और यूपीएससी कहेगी कि इन्हें आप ईस्ट टू वेस्ट लगाइए या फिर नॉर्थ टू साउथ लगाइए। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 4 कंट्रीज दे दिया, अल्जीरिया दे दिया, नाइजीरिया दे दिया, फिर बाद में बोस्तानवा दे दिया, साउथ अफ्रीका दे दिया, और यूं पूछेंगे कि इसको नॉर्थ टू साउथ लगाइए, तो सबसे पहले अल्जीरिया आएगा, फिर नाइजीरिया आएगा, बोस्तानवा आएगा, और फिर साउथ अफ्रीका आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी फिजिकल लोकेशंस। यहां पे देखिए सबसे पहले आते हैं एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स लॉन्गेस्ट माउंटेन्स भी हैं। अब कई बार ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार तो वैसे तो आमतौर पे ये रिवर्स के लिए होता है, कई बार हम कहते हैं ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये लार्जेस्ट रिवर है। तो देखिए लॉन्गेस्ट रिवर में तो सिर्फ हम लेंथ देखते हैं, लार्जेस्ट में हम लेंथ और ब्रेथ दोनों देखते हैं। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में। सबसे पहले है एटलस माउंटेन्स। यहां पे देखिए एटलस माउंटेन की पोजीशन है, कौन कौन से देशों से आता है, तो सोच के देखिए थोड़ा बहुत, अगर आपको याद आए तो ऊपर कौन कौन से देश थे। तो ऊपर वो सारे देश थे, मोरक्को, अल्जीरिया, माली, ट्यूनीशिया, वो सारे देश थे। यहां पे देखिए तो हमें ऑटोमेटिक अगर देशों की लोकेशंस याद है, अगर हम फिजिकल लोकेशंस देखते हैं तो भी हमें याद आ जाएगा कि कौन सी लोकेशन कौन कौन से देशों से गुजर रही होगी। तो यहाँ पे देखिए मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, लीबिया, यहाँ है थोड़े बहुत एटलस माउंटेन्स। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा 2013 में कि एटलस माउंटेन्स की पोजीशन क्या है। तो देखिए आमतौर पे तो कई बार यूपीएससी यूं पूछती भी नहीं कि कौन कौन सी लोकेशन कौन कौन से देशों से जाती है, क्योंकि ये भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैप में ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल लोकेशंस नॉर्थ में है, कौन सी नॉर्थ वेस्ट में है। अब ये पता होना चाहिए कि थोड़ी बहुत नॉर्थ वेस्ट में है एटलस माउंटेन्स, ये जरूर पूछ लेती है यूपीएससी। एक ये पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कौन से कॉन्टिनेंट में है, और उसका यूं थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, क्या किस में है। सबसे बुनियादी बात ये हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो है वो है अगार माउंटेन्स। यहां पे देखिए अगार माउंटेन्स, अगर इनकी बात करें तो वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इनके आसपास हैं ये देखिए यहां पे अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, यहां पे इनकी लोकेशन ऑलमोस्ट होगी। हर एक के लिए ऐसा जानना हमें जरूरी नहीं है बस उसके लिए थोड़ा सा फिजिकल मैप देखिएगा और ऑटोमेटिक सारी लोकेशंस हमें याद हो जाएंगी। आगे है तिबस्ती माउंटेन्स। तिबस्ती माउंटेन्स यहां पे है, ये भी अगर इनकी बात करें तो देखिए चड, नाइजर, लीबिया, उनके आसपास हैं ये। उसके बाद में जो माउंटेन्स हैं वो है ड्रैकनबर्ग माउंटेन्स, ये साउथ अफ्रीका में है, इस मैप में नहीं दिए और बस याद रखने हैं हमें। ड्रैकनबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद में देखिए ये ईस्ट अफ्रीकन वैली है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण में ये वैली डेवलप हुई, जैसे 2 प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, खड्डा क्रिएट हो जाता है। जो ये रेड सी है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का ही नतीजा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा क्रिएट हुआ है, और काफ़ी सालों के बाद में यहाँ पे भी समुद्र बन जाएगा, ऐसा बताते हैं जियोलॉजिस्ट जो हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में काफ़ी सारे देखिए ये है जो हमारे डेजर्ट्स हैं। अब कई बार देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है, ऊपर मेडिटेरियन सी है जैसे, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन से माउंटेन्स हैं अफ्रीका में वो मेडिटेरियन और सहारा डेजर्ट के बीच में है। अब देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, सहारा डेजर्ट यहाँ पे है, तो इनके बीच में बताइए कौन से माउंटेन्स हैं, तो ये एटलस माउंटेन्स हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई तरह से क्वेश्चंस आ जाएगा, बस हमें मुस्तैदी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और अगर मैप हमने ठीक से इमेजिन किया है, उसको याद किया है, दिमाग में सोचा है, तो वो क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाएंगे। तो ये सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट की अगर देखिए बात करें तो हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। और जो ये अगार माउंटेन्स और तिबस्ती माउंटेन्स जो हमने डिस्कस किए, ये सहारा डेजर्ट के ही पार्ट हैं। नीचे है साहिल।
सारा डेजर्ट का जो साउदर्न पार्ट है वहां पे साहिल है, एक पट्टी गुजरती है पूरी की पूरी, जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन को भी टच करती है और यहाँ पे रेड सी को भी टच करती है, पूरी पट्टी स्ट्रिप गुजरती है ये देखिए पहले सवाना था, जो ग्रासलैंड्स थे ये साहिल हैं, लेकिन अब ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर यूपीएससी पूछे कि साहिल कहाँ है तो अफ्रीका में है, क्या है, फिलहाल ये डेजर्ट हैं और सारा डेजर्ट के साउदर्न पार्ट है साहिल, एक पूरी स्ट्रिप गुजरती है, पट्टी गुजरती है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो है यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट्स 3 देशों को ये टच करते हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोस्तानवा। नाबीब है। उसके बाद में देखिए ये नाबीब डेजर्ट भी है, ये कोस्टल डेजर्ट है। और एक तो कोस्टल डेजर्ट इसलिए, एक तो ऑफ शोर वाइंड्स यहाँ से गुजरती हैं, वाइंड्स यहाँ से यहाँ नहीं जाती बल्कि कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जाती हैं। दूसरा यहाँ पे बेंगुला करंट गुजरती है, तो उसके कारण भी यहाँ पे जो है वो जो भी ह्यूमिडिटी होती है इस रीजन में वो अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए भी ये डेजर्ट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है ये नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट भी एक सहारा का एक पार्ट ही है, सहारा का ईस्टर्न पार्ट है और सूडान का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये नूबियन डेजर्ट आता है। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे माउंट किलीमंजारो, तंजानिया के अंदर में माउंट किलीमंजारो है। यहाँ पे देखिए तंजानिया के अंदर में ये रहा तंजानिया, यहाँ पे माउंट किलीमंजारो भी है। उसके अलावा एक एडमावा माउंटेन्स है, एडमावा प्लेट्यू भी आप इसे कह सकते हैं, और एडमावा माउंटेन्स तो बहुत छोटे हैं। एडमावा प्लेट्यू इनकी जो लोकेशंस है वो कैमरून के आसपास हैं, यहाँ पे है एडमावा जो प्लेट्यू है। उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे देखिए। अगर देखिए रिवर्स की बात करें तो कोंगो रिवर के बारे में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कोंगो रिवर है, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये मैप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एक सेकेंड मैप निकाल लेते हैं। ये देखिए ये इक्वेटर की लाइन है और कोंगो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद नील नदी, यहाँ पे देखिए नील नदी ये पूरे वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नहीं है, याद रखिएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। और यहाँ पे देखिए ये विक्टोरिया लेक से एक पार्ट इसका निकलता है जिसको ब्लू नील कहते हैं, ब्लू नाइल, इंग्लिश में नाइल कह सकते हैं, हिंदी में नील कह सकते हैं। तो देखिए ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलकर नील नदी बनाते हैं, बाद में ये बहुत बड़ा डेल्टा इनका बनता है मेडिटेरियन सी के अंदर में। और काफ़ी बड़ा डैम है आसवान डैम, जो कि इजिप्ट के अंदर में है, मिस्र के अंदर में है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर है नाइजर रिवर, ये देखिए यहाँ पे नाइजर रिवर है और ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। अब ये कितने लॉन्गेस्ट है, कितने लार्जेस्ट है, ये सब बातें तो नहीं पूछती यूपीएससी, बस 1-2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हमें याद रखने की आवश्यकता है। और एक प्रकार से देखिए ये जो है, जो नाइजर जो रिवर है, काफ़ी सारे देशों में इनका बेसिन है, जैसे माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया, इन सभी देशों के अंदर में इनका बेसिन है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है जाम्बेजी रिवर, यहाँ पे है जाम्बेजी रिवर, ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है, नाम से ही पता लग रहा है जाम्बेजी रिवर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। इसका बेसिन भी काफ़ी सारे, अगर आपको याद होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से देशों में इसका बेसिन है। नीचे जो सारे देश आते हैं वही आते हैं, नामीबिया, बोस्टवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ये सभी देश आते हैं, तो इन सभी देशों में इसका बेसिन है इस रिवर का। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर इस मैप में नहीं है, दूसरे मैप में देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए ऑरेंज रिवर यहाँ पे है, ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका प्लेटू के अंदर में ये रिवर है। इसका बेसिन जो शेयर किया जाता है, नीचे कौन कौन से देश हैं, साउथ अफ्रीका, लिसोथो और नामीबिया, इन देशों के द्वारा इसका बेसिन शेयर किया जाता है। गिरती कहाँ है, कई बार ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि कौन सी रिवर कौन से ओशन में गिर रही है। अब जैसे जाम्बेजी रिवर की बात कीजिए तो मोजाम्बिक जो चैनल है, या फिर अगर बड़े तौर पर देखें तो इंडियन ओशन है, यहाँ पे गिरती है। और जैसे ये रिवर्स हैं, कोंगो रिवर्स, नाइजर रिवर्स, ये अटलांटिक ओशन में गिरती हैं। इस प्रकार से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि कौन सी रिवर्स कौन से ओशन में गिर रही है। अब लेक की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक है वो लेक विक्टोरिया है, और नील नदी का एक पार्ट यहीं से निकलता है, ब्लू नाइल और लेक विक्टोरिया। ये अफ्रीकन ईस्टर्न वैली का पार्ट नहीं है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो बाकी सारी जो लेक्स हैं, लेक टंगराइका, लेक न्यासा, लेक एल्बर्ट, ये सभी ऑलमोस्ट ईस्ट अफ्रीका, जो अफ्रीका की जो वैली है, ईस्ट अफ्रीकन वैली, उसका पार्ट है। और एक और जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो लेक विक्टोरिया है यहाँ से इक्वेटर गुजरती है,
तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार लेक्स के बारे में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें नॉर्थ टू वेस्ट लगाइए। ऐसा ही क्वेश्चन रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे नाइजर रिवर, कोंगो रिवर और ऑरेंज रिवर, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन लेक्स के बारे में पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया सबसे ऊपर है, वैसे लेक अल्बर्ट भी है, छोटी सी लेक अल्बर्ट है, फिर लेक विक्टोरिया है, फिर लेक टंगराइका है, लेक न्यासा है। तो ये सारे हैं। और उसके बाद तो देखिए कई बार ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि लेक टंगराइका जो है वो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कि नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा डीप में जाना हो गया। दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में इतना ज़्यादा डीप में जाने की हमें आवश्यकता है नहीं। तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बारे में इतना ही, और अगली वीडियो में हम अगले कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैपिंग की फर्स्ट वीडियो में हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था, और ये मैपिंग की सेकंड वीडियो है, इसमें हम साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। ये साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज आते हैं साउथ अमेरिका के अंदर में और उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ऊपर वेनेजुला, ये छोटे कंट्रीज हैं, गुइना, सूरीनाम, फ्रेंच गुइना। उसके बाद में ब्राजील ब्रिक्स में भी है, और नीचे आते हैं उरुग्वे, अर्जेंटीना, साइड में चिली, पेरू, और ये बीच में दो कंट्रीज हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, बोलीविया और प्रागवे। समुद्र टच नहीं करता और ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। आगे भी हम इनको देखेंगे। कुछ बुनियादी क्वेश्चंस बनते हैं साउथ अमेरिका के अंदर में। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से देशों से गुजरती है साउथ अमेरिका के अंदर में। तो क्या आंसर होगा इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती साउथ अमेरिका के अंदर में, तो आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस यही याद रखिएगा, नहीं गुजरती। उसके बाद में बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर देखिए 3 देशों से गुजरता है साउथ अमेरिका के अंदर में। ये लाइन है, यहाँ पे इक्वाडोर है, ये कोलंबिया और यहाँ पे ब्राजील। तो 3 देशों से गुजरती है जो इक्वेटर की लाइन है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के कौन कौन से देशों से गुजरती है? यहाँ पे नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जाती है चिली से, अर्जेंटीना से, प्रागवे से और ब्राजील से। तो ये देखिए कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको साउथ अमेरिका के अंदर में जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो लैंडलॉक्ड है। तो ये देखिए प्रागवे ऐसा कंट्री है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये हमने अभी डिस्कस किया। बोलीविया और प्रागवे जो हैं वो दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर में। अब बात करते हैं फिजिकल मैप की, साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप की। सबसे पहले देखिए आता है एंडीज माउंटेन्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका के अंदर में है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स है, और काफ़ी सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। ये देखिए अमेजोन और निको, काफ़ी सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, काफ़ी रिजर्व्स हैं एंडीज माउंटेन्स के अंदर में, काफ़ी सारे प्लेटूज भी हैं। सबसे जो बड़ा प्लेटू है वो ये है, जहाँ पे देखिए क्या नाम है इसका, एल्टीप्लानो। ये सबसे बड़ा प्लेटू है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे वो है पैटागोनिया। पैटागोनिया अर्जेंटीना के अंदर में है, और ये एक तरह से वोल्केनिक प्लेट्यू है। और यहाँ पे देखिए जो फॉरेस्ट है अभी भी काफ़ी सहेज के रखे गए हैं। मतलब सहेज के रखने का मतलब है काफ़ी नुकसान उन फॉरेस्ट को नहीं पहुँचा है। डेजर्ट भी है, साथ साथ पैरेलल नदियाँ भी बहती हैं, और प्लेट्यू भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। और थोड़ा बहुत रीजन इस पैटागोनिया प्लेट्यू का चिली के अंदर में भी है, और वैसे तो अर्जेंटीना के अंदर में है, थोड़ा बहुत रीजन चिली के अंदर में भी है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो अमेजोन की है। अमेजोन रिवर जो सबसे एक प्रकार से लॉन्गेस्ट रिवर है और सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती है। नेविगेबल रिवर है, यानी यहाँ पे वाटरवे की तरह से यूज किया जा सकता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे देखिए, ये जो अमेजोन रिवर यहाँ से बहती है, काफ़ी घने जंगल है यहाँ पे क्योंकि इक्वेटर के आसपास है। और उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि अमेजोन रिवर गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अटलांटिक ओशन के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए हाईलैंड्स हैं। हाईलैंड्स मतलब कुछ प्लेट्यू कह सकते हैं आप इसे, या फिर माउंटेन कह सकते हैं। तो 2 हाईलैंड्स फेमस हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हैं साउथ अमेरिका के अंदर में। एक गुइना हाईलैंड्स, फिर है ब्राजील हाईलैंड्स। ये देखिए इस प्रकार के हाईलैंड्स होते हैं, थोड़ा उठा हुआ रीजन, चाहे वो प्लेट्यू हो या फिर छोटे माउंटेन्स हों। तो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस हैं हाईलैंड्स की बात करें तो, एक ब्राजील हाईलैंड्स और एक गुइना हाईलैंड्स। यहाँ पे देखिए ये गुइना हाईलैंड्स है, नीचे ब्राजील हाईलैंड्स है, ये तो नाम से ही पता लग जाएगा। और अमेजोन के नॉर्थ में है गुइना हाईलैंड्स। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ये प्राना रिवर। यहाँ पे देखिए ये प्राना रिवर है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ अमेरिका की, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सॉरी वो है प्रागवे रिवर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रागवे जो है प्राना रिवर में मिल जाती है।
यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ अमेरिका की, और ये बॉर्डर भी बनाती है प्रागवे और अर्जेंटीना के बीच में। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स। देखिए ग्रासलैंड्स की बात करें तो दो तरह के ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और दूसरे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यहाँ पे जो वेनेजुला के अंदर में लानोस जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं वो हैं कैंपोस एंड पैम्पास। पैम्पास जो हैं वो यहाँ पे हैं, ये भी एक प्रकार से टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ऊपर वाले ट्रॉपिकल थे और ये नीचे वाले जो हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। और यहाँ पे बीच में कैंपोस हैं, कैंपोस ब्राज़ील और अर्जेंटीना, प्रागवे, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर में आते हैं। जो कैंपोस हैं वो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। तो तीन इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स की बात करें तो साउथ अमेरिका के अंदर में लानोस जो है ट्रॉपिकल हैं, कैंपोस जो इस रीजन में है वो भी एक प्रकार से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। लेकिन जो नीचे आते हैं, जो प्रागवे और अर्जेंटीना के नीचे रीजन में, ये पैम्पास जो हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है, ये एक इंपॉर्टेंट लेक है, लेक टिटिका का। ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है, तो एक ये इंपॉर्टेंट लेक है, आपको ये भी याद रखनी है। उसके अलावा देखिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो देखिए माटो ग्रासो क्या है। देखिए जो ब्राज़ील हाईलैंड्स का वेस्टर्न पार्ट है उसको माटो ग्रासो भी कहते हैं। ये हाईलैंड्स है, हाईलैंड्स हमने अभी डिस्कस किया था। माटो ग्रासो यानी ब्राज़ील हाईलैंड्स का वेस्टर्न पार्ट है, कई बार अलग से पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ग्रान चाको क्या है, ग्रान चाको देखिए यहाँ पे बीचों बीच। ग्रान चाको एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्लेट्यू या फिर मार्सीज टाइप का चीज़ है। ये देखिए मार्सीज या फिर प्लेट्यू टाइप की चीज़ है, सेंट्रल साउथ अमेरिका के अंदर में है। इसमें भी काफ़ी सारे कंट्रीज कवर हो जाते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जो बीच का जो कंट्री थे प्रागवे, ये सारे। वैसे यूपीएससी पूछेगी नहीं कि कौन कौन से कंट्रीज में आता है ग्रान चाको। यूपीएससी मेनली ये पूछेगी कि ग्रान चाको कौन से कॉन्टिनेंट में है और है क्या, मार्सीज या फिर प्लेट्यू जैसा एरिया है और साउथ अमेरिका के अंदर में ये आता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो रह गई हमारी, ये ओर्निको रिवर। ओर्निको रिवर ऊपर आती है, ये देखिए यहाँ पे, ये ओर्निको रिवर है, बोलीविया के रीजन से ये निकलती है। और नहीं सॉरी, बोलीविया नहीं, कोलंबिया के रीजन से ये निकलती है। बोलीविया तो नीचे है, कोलंबिया से निकलती है ओर्निको रिवर। और एक ये बॉर्डर बनाने का काम करती है वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में। तो ओर्निको रिवर भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये देखिए वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन बन सकता है साउथ अमेरिका के अंदर में? नहीं, सब कवर कर लिया हमने। पैटागोनिया, पैम्पास, प्रागवे, माटो ग्रासो, ग्रान चाको, अमेजोन बेसिन, सब कुछ कवर कर लिया हमने। एटाकामा डेजर्ट, ये एटाकामा डेजर्ट कोस्टल डेजर्ट है। यहाँ पे देखिए कोस्ट के पास पास कोस्टल डेजर्ट है और बहुत बड़ा ये डेजर्ट है, काफ़ी रीजन ये कवर करता है, चिली से लेके आगुए पेरू तक ये कवर करता है ये पूरा जो डेजर्ट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें याद रखना है। तो साउथ अमेरिका हमारा कंप्लीट हो गया। दो तीन लोकेशन पूछता हूँ, दो वीडियो हमने अभी डिस्कस कर लिए, अफ्रीका हमने डिस्कस कर लिया, साउथ अमेरिका। दो तीन लोकेशंस में आपसे पूछता हूँ कि आपको याद है क्या नहीं है। ये देखिए अफ्रीका है, आप ये बताइए कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स कहाँ पे हैं, बताइए, सोच के बताइए कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पे है। नीचे है, साउथ अफ्रीका के अंदर में है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स। इसके अलावा एक और लोकेशन आप बताइए अफ्रीका की, एडमावा प्लेट्यू कहाँ पे है? एडमावा प्लेट्यू, एडमावा प्लेट्यू कैमरून के अंदर में है। अब कैमरून इनमें से कौन सा देश है ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब यहाँ पे इस रीजन के आसपास है, यही इसलिए मैंने आपको बताया था। बस ये थोड़ा हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा देश कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एडमावा माउंटेन्स हैं। उसके अलावा एक और बताइए कि आप लोकेशन साउथ अमेरिका के अंदर में बताइए कि पैटागोनिया कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए पैटागोनिया की बात करें तो चिली और अर्जेंटीना के अंदर में आता है, ये है पैटागोनिया प्लेट्यू। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही, आगे हम अगला कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किए साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितने देश आते होंगे आपके हिसाब से नॉर्थ अमेरिका के अंदर में? वैसे देखिए देखने में तो लगता है कि दो तीन ही इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे यूएस, कनाडा, मैक्सिको, लेकिन कुल मिला के 23 देश आते हैं। यहाँ पे मैप में देखिए छोटे छोटे काफ़ी देश हैं, जैसे बरमूडा, बहामा, क्यूबा और आगे होंडुरस, निकारागुआ, ट्रिनिदाद, तो पनामा, इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी देश है। कुल मिला के 23 देश आते हैं। ये पूरी लिस्ट है। वैसे यूपीएससी पूछेगी तो नहीं, लेकिन एक बार नज़र डाल लेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। और उसके बाद में देखिए जो पनामा कैनल के बारे में तो आपने सुना होगा, पनामा की बात अभी हम कर रहे थे, छोटा सा देश है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है पनामा, छोटा सा देश है।
पनामा कैनल एक्चुअली फेमस है और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। वैसे तो ये पूरा लैंड एरिया था, लेकिन काट के नहर बना दी गई है और रास्ता काफ़ी कम हो गया है पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ में। ऊपर अटलांटिक ओशन है ये। तो अगर क्वेश्चन आए कि पनामा कैनल किसको किससे जोड़ती है, तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी तरह के से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें नहीं, जैसे स्वेज कैनल के बारे में पूछा जाता है। जब हम वो वेस्ट एशिया डिस्कस करेंगे तो स्वेज कैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस पे नज़र डालते हैं। अगर देखिए फिजिकल लोकेशंस की बात करें तो सबसे पहले कोस्टल माउंटेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है कोस्टल माउंटेन्स, कोस्ट माउंटेन्स। 4000 किलोमीटर लंबे ये माउंटेन्स हैं, पूरे नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे फैले हुए हैं। ऊपर अलास्का से लेकर नीचे कनाडा और सबसे नीचे कैलिफोर्निया तक ये फैले हुए हैं। और इसकी जो पीक है वो है माउंट मैकिनले। वैसे पीक याद रखने की तो आवश्यकता नहीं है। जो फॉरेन में जो माउंटेन्स होते हैं, विदेशों के माउंटेन्स की पीक या हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर में पीक हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कि धूपगढ़ जो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, पूरा विंध्या माउंटेन्स की पीक है, और नागालैंड में सारामती पीक है। इस प्रकार से अगर हम इंडिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनकी पीक याद रखते हैं तो काफ़ी अहम होगा। लेकिन जो विदेशों में माउंटेन्स हैं उनकी जो माउंटेन्स की पीक याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में कोस्ट माउंटेन्स के बाद में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं रॉकी माउंटेन्स। ये देखिए साइड में ही हैं रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट माउंटेन्स रेंज है, और जो काफ़ी छोटी छोटी दूसरी जब माउंटेन्स रेंजेस हैं वो रॉकी माउंटेन्स के अंदर ही आती हैं। जैसे ये मैकेंजी माउंटेन्स रेंज है, ये रॉकी माउंटेन्स का पार्ट है। ब्रुक्स रेंज है ऊपर, ये भी रॉकी माउंटेन्स का ही पार्ट है। और ये देखिए जो रॉकी माउंटेन्स हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका को कॉन्टिनेंटल डिवाइड करती है, यानी नदियों को डिवाइड कर देती है। इसके जो रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट साइड की जो नदियाँ हैं वो पैसिफिक ओशन में गिरती हैं, और जो ईस्ट साइड में जो नदियां हैं वो गिरती हैं आगे अटलांटिक ओशन में या फिर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो कॉन्टिनेंटल डिवाइड कर देता है रॉकी माउंटेन्स। उसके बाद में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंज है एपेल्चियन माउंटेन्स रेंज। ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में है। ये देखिए एपेल्चियंस माउंटेन्स रेंज। यहाँ से भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं और अटलांटिक ओशन में गिरती हैं। और एक प्रकार से यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में कोल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एपेल्चियन माउंटेन्स हैं। और वैसे कैटल और सीप रियरिंग के लिए भी ये काफ़ी रीजन काफ़ी फेमस है। हाइड्रो पावर जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद में देखिए माउंटेन्स रेंज तो हमने डिस्कस कर ली। वैसे थोड़ी बहुत और भी है, सीरिया नेवाडा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे नाम याद रखिएगा बस, सीरिया नेवाडा कहाँ पे है। ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में नीचे है, साउथर्न वेस्ट आप कह सकते हो, तो नीचे है ये। एक इंपॉर्टेंट जो फिजिकल लोकेशन है वो ये है कनाडियन सील्ड, लोरेंशियन सील्ड भी इसे कहते हैं। ये देखिए कनाडियन सील्ड या फिर आप इसे लोरेंशियन सील्ड भी कह सकते हो। ये क्या चीज़ है, सील्ड क्या चीज़ है ये देखिए वैसे अर्थ का क्रस्ट पार्ट है। ये इग्नियस रॉक्स है, क्रस्ट पार्ट है, लेकिन ग्लेशियल इरोजन की तरफ से ये एक्सपोज्ड हो गया है। अब छोटी सी सोइल है इसके ऊपर में, समझ गए? यानी है तो ये अर्थ का क्रस्ट पार्ट, लेकिन ग्लेशियल इरोजन की वजह से अब ये एक्सपोज्ड है। छोटी सी सोइल है इसके ऊपर में, और काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉपर, निकल, आयरन, काफ़ी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी फैली हुई है। ये यहाँ पे लेक से लेके पूरा कनाडा के, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट तक ये फैली हुई है कनाडियन सील्ड। लोरेंशियन सील्ड भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा तो लोरेंशियन सील्ड के हिसाब से आएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट लोकेशंस आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस आते हैं उसके बाद में। वैसे ये बच जाते हैं, देखिए लेक्स और जो रिवर्स हैं वो बच जाती हैं। सबसे पहले हम लेक्स ही देख लेते हैं। ये देखिए 5 लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें द ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। कौन कौन सी हैं ये 5 लेक्स? लेक सुपीरियर और लेक मिचिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 लेक्स हैं। अगर देखिए इन 5 लेक्स की बात करें तो ग्लेशियर लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये, और ये जो है लाल रंग का ये बॉर्डर है यूएस और कनाडा का। तो इससे देख के आपको साफ पता लगता होगा कि जो ऑलमोस्ट जो सारी 4 लेक्स हैं वो बॉर्डर बनाती हैं कनाडा और यूएस के बीच में, यानी आधी यूएस के बीच में है, आधी कनाडा के बीच में है। और लेकिन एक जो लेक है लेक मिचिगन, वो पूरी की पूरी यूएस के अंदर में है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, पूरी की पूरी जो लेक है ये यूएस के अंदर में है। और लेक सुपीरियर ये सबसे बड़ी लेक है इनके बीच में। और एक रिवर है लॉरेंस, यहाँ पे देखिए आगे आएगा। वैसे लॉरेंस रिवर है वो अटलांटिक ओशन से जोड़ती है लेक ओंटारियो को। यहाँ से रिवर निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाती है। और इसके अलावा तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं क्वेश्चन पूछने वाला। कई बार देखिए
क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि इनको लगाइए आप वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट में काफ़ी एक प्रकार से कोई कंट्रोवर्शियल रहती है कि ये वेस्ट में है ये ईस्ट में है। वैसे यहाँ पे देखने में तो साफ साफ लगता है कि स्टार्ट होता है वेस्ट में, सबसे पहले सुपीरियर लेक है, उसके बाद में मिचिगन है, उसके बाद में हुरन है, फिर लेक ईरी आती है, फिर ओंटारियो आती है। तो ये एक थोड़ा सा याद रखना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल कई बार रहता है, क्योंकि देखने में तो ये लगता है कि ये वेस्ट में और ये आगे है ये पीछे है, लेकिन सही मेजरमेंट कई बार एकदम एग्जैक्ट जो होती है पेपर्स पे कुछ अलग होती हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेक और भी है यूएस की, वो है ग्रेट साल्ट लेक। यहाँ पे देखिए साइड में है, थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्ट के पास में है ग्रेट साल्ट लेक, और ऑलमोस्ट लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है, ये यूएस के अंदर में है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स और भी हैं जो कि कनाडा के अंदर में है, उनमें से सबसे जो दो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। यहाँ पे देखिए ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट बियर लेक इनमें से सबसे बड़ी है और कनाडा की सबसे बड़ी लेक है ये ग्रेट बियर लेक। ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है मैकेंजी रिवर, जो कि यहाँ पे जाती है, मैकेंजी रिवर है, आगे रिवर्स में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दो लेक्स और भी इंपॉर्टेंट है, लेक अथाबस्का और लेक रिनडियर, ये दोनों भी कनाडा के अंदर में है। बस नाम याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेक अथाबस्का और लेक रिनडियर ये दोनों कनाडा के अंदर में है, और कनाडा के अंदर में ये भी है विनीपेग। बस इतना ही है, इनके बस आप नाम याद रखोगे वही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसा नहीं आएगा, डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा इनके बारे में। अब कुछ रिवर्स पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वही रिवर बताता हूँ जो हमने पहले जिसका जिक्र किया था। ये देखिए सेंट लॉरेंस रिवर, लेक ओंटारियो, द ग्रेट लेक्स का एक लेक थी लेक ओंटारियो, उसको जोड़ती है अटलांटिक ओशन से, ये जो है सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे है। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यूएस की मिसौरी रिवर, ये देखिए यहाँ पे है मिसौरी रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये गिरती है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में। वैसे ये तो पहले ही मिल जाती है, और मिसिसिपी के अंदर में वो गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर में। रिवर मिसिसिपी की बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूएस की। ये देखिए ये क्लियर मैप है, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मिसौरी रिवर है यहाँ पे, और ये मिसिसिपी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, और मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है मिसौरी रिवर। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रिवर थी जिसका हमने जिक्र पहले किया था, मैकेंजी रिवर, ये आपको याद होगा ग्रेट स्लेव लेक से निकलती थी कनाडा के अंदर में, और ब्यूफोर्ट्स या फिर आर्कटिक ओशन में गिरती है। ये दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसके बाद में छोटी छोटी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट और नदियां हैं वो है कोलंबिया रिवर। कोलंबिया ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, ब्रिटिश कोलंबिया है कनाडा के अंदर में, और फिर यहाँ जाती है पैसिफिक ओशन के अंदर में ये। उसके बाद में कोलोराडो। देखिए ये जो रिवर्स हैं इनके तो बस आप नाम याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो 3-4 यही हैं। और यूकोन रिवर ये भी कनाडा के अंदर में है। बस इंपॉर्टेंट तो इतनी ही है, बाद में याद में तो छोटी छोटी नदियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछने की बारी आई तो जैसे अब मान लीजिए किसी और देश में क्वेश्चन पूछा जाता होगा हमारी रिवर्स के बारे में, तो सिर्फ गंगा के बारे में पूछा जाता होगा। अब छोटी नदियों के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा, वैसे ही इनके बारे में है। नॉर्थ अमेरिका की 3-4 रिवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछने को तो देखिए बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो तो टाइम वेस्ट है उनके बारे में पढ़ना। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है हडसन रिवर, हडसन रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेक ईरी को जोड़ती है अटलांटिक ओशन से। यहाँ पे देखिए ये हडसन रिवर है, लेक ईरी को जोड़ती है अटलांटिक ओशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटरवे भी है, और न्यूयॉर्क सिटी इसके ऊपर में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीन नदी, जैसे यूरोप की नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कौन से शहर पे है, तो हडसन नदी के ऊपर में है न्यूयॉर्क शहर। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी नॉर्थ अमेरिका की। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लोकेशंस वेस्टर्न एशिया की। नमस्कार दोस्तों, मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये हमारी मैपिंग डिस्कशन का तीसरा पार्ट है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप है। एक बार देशों पे नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं वेस्ट एशिया के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए टर्की है, ऊपर आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, यहाँ पे ईरान और इराक, सीरिया, यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन, और ऊपर लेबनान, जॉर्डन, ये सारे देश हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कतर आपको पता होगा अभी आइसोलेट इनको किया जा रहा है टेररिज्म में इनकी संलिप्तता की वजह से। तो ये सारे कंट्रीज आते हैं वेस्ट एशिया के अंदर में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस पे नज़र डालते हैं वेस्ट एशिया में कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं।
वेस्ट एशिया की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आते हैं डेजर्ट्स यानी मरुस्थल। कौन कौन से डेजर्ट्स हैं वेस्ट एशिया के अंदर में? सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है सऊदी अरेबिया के अंदर में रूब अल खली। ये देखिए काफ़ी बड़ा डेजर्ट है। ये पूरा जो पार्ट है ये अरेबियन पेनिनसुला है। ये देखिए ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। 7 कंट्रीज इसके अंदर में आते हैं। कौन से 7 कंट्रीज आते हैं वो हमने अभी देखे थे, दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और येमन, ये 7 कंट्रीज आते हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर में। और उसके बाद में ये बहुत बड़ा डेजर्ट है सऊदी अरेबिया के अंदर में जिसका नाम है रूब अल खली। तो इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट का अलग अलग नाम भी है रूब अल खली का, यानी बहुत बड़ा डेजर्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो ऊपर का पार्ट है उसको कई बार अल नाफड कहा जाता है। ये देखिए अल नाफड, ये रूब अल खली का ही नॉर्दर्न पार्ट है। उसी तरह इसके बीच के पार्ट को भी कुछ कह दिया जाता है जैसे नाजद। ये बीच की एकदम बहुत ज़्यादा जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा रूब अल खली सबसे बड़ा डेजर्ट है वेस्ट एशिया के अंदर में। उसके अलावा दूसरे भी डेजर्ट्स हैं जैसे सीरियन डेजर्ट रूब अल खली के ऊपर है और ये फैला हुआ है इराक में भी, सीरिया में भी। और दूसरे डेजर्ट्स की बात करें तो दूसरे डेजर्ट्स हैं दस्त कबीर, दस्त लुट, ये ईरान के अंदर में है। साल डेजर्ट्स हैं ये, दस्त कबीर और दस्त लुट। एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो वेस्ट एशिया के अंदर में है वो इजराइल के अंदर में है जिसका नाम है नेगेव। यहाँ पे है जिसका नाम है नेगेव डेजर्ट। तो 5 डेजर्ट्स हैं, नाम याद रखिएगा कौन सा कहाँ है। नेगेव डेजर्ट इजराइल के अंदर में, दस्त कबीर, दस्त लुट ईरान के अंदर में, रूब अल खली सऊदी अरेबिया के अंदर में जो कि थोड़ा बहुत ओमान और येमन में भी फैला हुआ है। सीरिया नाम से ही पता लगता है, सीरिया डेजर्ट सीरिया में है, थोड़ा बहुत इराक में भी फैला हुआ है। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स की अगर बात करें तो पहले हम डिस्कस करते हैं टारस माउंटेन्स। यहाँ पे देखिए ये है टारस माउंटेन्स। ये आर्मेनियन नोट से निकलते हैं और वेस्ट की तरफ डाइवर्ट होते हैं। आर्मेनियन नोट क्या है यहाँ पे नीचे देखिए। जैसे आपको देखा होगा कि हमारे हिमालयस के ऊपर में पामीर का पठार है, वहाँ से कई सारे माउंटेन्स रेंजेस निकलते हैं जैसे हिंदुकुश माउंटेन्स, काराकोरम रेंजेस और हिमालयास। वैसे ही यहाँ पे आर्मेनियन नोट है, यहाँ पे काफ़ी सारे माउंटेन्स यहाँ रेंजेस जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं इस नोट से। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए जो टारस माउंटेन्स है वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा जो ये है नीचे देखिए एल्ब्रूज माउंटेन्स और जैग्रोज माउंटेन्स, ये यहाँ पे जाते हैं ईस्ट की तरफ में। तो ये नोट के बारे में याद रखिएगा, आर्मेनियन नोट के बारे में, यहाँ से कई सारी माउंटेन्स रेंजेस निकलती हैं। अब यहाँ पे नजर डालते हैं टारस माउंटेन्स देखिए 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से निकलती है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है ये है जैग्रोज माउंटेन्स। ये ईरान के अंदर में है, ईरान के साउदर्न पार्ट में है ये, और ईरान के ही नॉर्दर्न पार्ट में है एल्ब्रूज माउंटेन्स। दोनों के दोनों मिलते हैं आर्मेनियन नोट के अंदर में। एल्ब्रूज माउंटेन्स ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में है, काफ़ी बारिश होती है यहाँ पे ऊपर के पार्ट में, और यहाँ पे ये जो रीजन है ईरान का, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है। बाकी तो नीचे हमने देखा था दस्त कवी और दस्त लुट, ये सैलीन डेजर्ट्स हैं, तो यहाँ पे खेती नहीं हो सकती। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस है वो कैउकस माउंटेन्स रेंजेस, ये यहाँ पे है। कई बार देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताइए कि कौन सी माउंटेन रेंज है वेस्ट एशिया के अंदर में जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए कैउकस माउंटेन्स हैं और कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। तो ये जो चीज़ें आएंगी बार बार मैप देखने से आएंगी, ये बताने से याद नहीं होंगी, क्योंकि अगर अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर 1-2 चीज़ होती तो याद रह जाती। अब हर एक कॉन्टिनेंट के बीच में अलग अलग जो हैं देश हैं, अलग अलग मैप्स हैं, अलग अलग रिवर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार इमेजिन करके ये हमारे दिमाग में प्रिंट होंगी। उसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट है एंटोलिया प्लेटू है। ये देखिए यहाँ पे ये एंटोलिया प्लेटू है, पठार है, और ये भी काइंड ऑफ एक प्रकार से आर्मेनियन नोट से जुड़ा हुआ है। मतलब डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन टारस माउंटेन्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब कुछ रिवर्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इन 2 रिवर्स के बारे में हमने पहले जिक्र किया था। टारस माउंटेन्स से 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। यहाँ पे देखिए यूफ्रेट्स जो है वो वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। सीरिया, इराक, टर्की में इसका बेसिन है, और इस नदी की सहायता से इन देशों में इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है। दोनों नदियाँ मिलती हैं और बाद में इसे कहा जाता है सट अल अरब। यहाँ पे देखिए ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं और बाद में इसे सत अल अरब के नाम से जाना जाता है, और ये गिरती हैं पर्शियन गल्फ के अंदर में। यहाँ पे देखिए इस मैप से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
यूफ्रेट्स और टिग्रिस। यूफ्रेट्स 3 देशों में इरिगेशन है, इसका बेसिन एरिया है सीरिया, इराक और टर्की के अंदर में। और टिग्रिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा टिग्रिस रिवर पे, जैसे बगदाद, बसरा, ये सारे। और उसके बाद में देखिए जो एक इंपॉर्टेंट रिवर आती है इस रीजन की, वो है जॉर्डन रिवर। आगे देखते हैं, ये देखते हैं जॉर्डन रिवर। ये एक प्रकार से सीरिया से निकलती है और गिरती है डेड सी के अंदर में, मेनली जॉर्डन रिफ्ट वैली के अंदर में ये बहती है। डेड सी की बात करें तो देखिए यहाँ का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा सैलीन है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे जाता है डूबता नहीं है, इतना ज़्यादा डेंस पानी है यहाँ पे कि आप बिना डूबने के खतरे से यहाँ के ऊपर आप तैर सकते हो। तैरोगे तो क्या मतलब फ्लोट कर सकते हो। और मेनली ये डेड सी फैला हुआ है जॉर्डन, पैलेस्टीन का जो पार्ट, इजराइल का पार्ट, इन तीनों रीजन्स के बीच में ये फैला हुआ है डेड सी। उसके बाद में ये गोलान हाइट्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2015 के अंदर में। गोलान हाइट्स वैसे तो देखिए सीरिया का पार्ट है, लेकिन 1967 के वार में इजराइल ने सीरिया से ले लिया था, तो अब ये इजराइल के कब्जे में है गोलान हाइट्स। वैसे ये सीरिया का पार्ट है। सिनाई पेनिनसुला वैसे तो देखिए इजिप्ट का पार्ट है, और हमें जब ये अफ्रीका डिस्कस किया था, अफ्रीका में ये डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि इजिप्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर में है। लेकिन फिर भी ये देखिए सिनाई पेनिनसुला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है। रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है ये, और इसे भी इजराइल ने ले लिया था 1967 के वार में, लेकिन इसको वापस कर दिया था। बाद में इजिप्ट और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, तो इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस कर दिया था। 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज और स्टेट ऑफ बाब अल मंडेब। यहाँ पे देखिए ये है स्टेट ऑफ हॉर्मज, यहाँ पे बड़े मैप में आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड, ये देखिए ये बड़ा मैप है, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें तो हमारे इंडिया के नक्शे को छोटा कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये 2 स्टेट्स हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मज और स्टेट ऑफ बाब अल मंडेब। यहाँ पे देखिए ये रीजन है, काफ़ी ज़्यादा पायरेसी होती है, नीचे वाले रीजन्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि सोमालिया में काफ़ी पॉवर्टी है। तो यहाँ से जो जहाज आते हैं, तेल के टैंकर लेके आते हैं, तो यहाँ पे पायरेट्स अटैक कर देते हैं। बाब अल मंडब नीचे है। अब कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये स्टेट है कौन कौन से सीज को आपस में जोड़ती है। तो ये वाली जो स्टेट है बाब अल मंडेब, ये रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। समझ गए, ऊपर रेड सी है, नीचे गल्फ ऑफ एडन है। अगर इसकी बात करें स्ट्रेट ऑफ हर्मज, ये जोड़ती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्ट्रेट्स जो हैं। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ एक बारी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ये जोड़ती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, और ये जो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है ये जोड़ती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही, आगे हम यूरोप डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये हमारी मैपिंग का 5वां पार्ट है। यहाँ से शुरुआत करते हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, और यहाँ पे छोटे काफ़ी देश हैं, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। और ये जो है नीचे ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं। पहले एक देश होता था यूगोस्लाविया, काफ़ी टुकड़े इसके हो गए एथनिसिटी के नाम पे, और अब काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं जैसे बोस्निया और अल्बानिया। यहाँ पे इटली है, ये है एड्रियोटिक सी, ये नीचे सारा है मेडिटेरियन सी, और ये ब्लैक सी है। ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं। जब कोल्ड वॉर हुआ था तो रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ ये कंट्रीज़ थे, तो डेवलपमेंट में उतना आगे नहीं जा पाए जितना ये वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ आते हैं बेलारूस, यूक्रेन और रोमानिया, जॉर्जिया, ये सारे देश आते हैं। अब ये ऊपर जो कंट्रीज़ हैं ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ इन्हें कहते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। काफ़ी अमीर देश ये हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इनको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा स्थान इनको मिलता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क भी, तो ये सारे देश हैं। तो देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर यूरोप के बारे में डिस्कस करें तो 51 देश आते हैं यूरोप के अंदर में, 51 इंडिपेंडेंट देश आते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की। ये आधे यूरोप में हैं, आधे एशिया के अंदर में हैं। समझ गए, हमें आमतौर पे सिर्फ रशिया और टर्की का याद रहता है। रशिया और टर्की आधे यूरोप में है, आधे एशिया के अंदर में है। लेकिन कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया ये भी दोनों के अंदर में है, यूरोप के अंदर में भी है और एशिया के अंदर में भी है। और कुछ 2 देश जैसे आर्मेनिया और साइप्रस,
ये देखिए पॉलिटिकल तो वैसे यूरोप में आते हैं, ज्योग्राफिकली ये एशिया के अंदर में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पे देखिए साइप्रस जो है काफी एशिया के नजदीक है, और पॉलिटिकल वैसे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, और वैसे पॉलिटिकली ये यूरोप के अंदर में आता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अभी कुछ सीज की हम बात कर लेते हैं। आसपास सीज को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, ये यूपीएससी का काफी बार फेवरेट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। कौन कौन से कंट्रीज एड्रियाटिक सी को टच करते हैं, तो यहां पे है एड्रियाटिक सी। इसके वेस्ट में तो पूरा इटली है, और जो ईस्ट पार्ट में ये बाल्कन कंट्रीज हैं, काफी सारे टुकड़े हुए थे यूगोस्लाविया के, उसके बाद ये कंट्रीज बने थे एथनिसिटी के नाम पे। तो ये कंट्रीज आते हैं अल्बानिया, बोस्निया, क्रोशिया, ग्रीस और ये स्लोवेनिया। ये सारे कंट्रीज आप याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा मैप में, ऐसे याद नहीं होंगे रट्टा मार के, लेकिन एक बार मैप से देख लेंगे अच्छी तरह से तो वहां पे ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाएंगे। समझ गए। अब अगला सी डिस्कस करते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो ब्लैक सी के आसपास ये कंट्रीज हैं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। ये रे रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया, टर्की, ये सारे देश ब्लैक सी के आर पार फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी के जो चारों ओर फैले हुए हैं वो फैले हुए हैं 5 कंट्रीज, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। कोड बन जाता है कितार। कितार कोड से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नॉर्थ सी की बात कर लेते हैं। नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो देखने से ही पता लग जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता है नहीं। यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आसपास हैं नॉर्थ सी के, ऊपर है नॉर्थ सी। और उसके बाद में आता है, ये तो हो गया कैस्पियन सी हो गया, उसके बाद में आता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की बात करें तो बस एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऐसे एक एक को याद बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। ये सारे कंट्रीज मेडिटेरियन सी के टच करते हैं, पुर्तगाल, स्पेन और ये फ्रांस, इटली, ये सारे जो कंट्रीज हमने डिस्कस किए, जो छोटे छोटे देश हैं, टर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। आगे ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, जो ये 4 ऑप्शंस दिए थे, सीरिया दिया था, इजराइल दिया था, जॉर्डन दिया था, और ये 4 एक आधा और था ऑप्शन। उसमें यूपीएससी ने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो मेडिटेरियन को टच नहीं करता, तो जॉर्डन नहीं टच करता, जॉर्डन थोड़ा साइड में पड़ता है। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आप बिल्कुल मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखने से इमेजिन करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे एक एक देश याद रखने से, अब 15-20 देश है याद रखने लगेंगे तो वहां पर जाके हम भूल जाएंगे। ये सिर्फ अपने दिमाग में इमेज बनाने से याद होंगी ये चीजें, वैसे रट्टा मारने से याद नहीं होंगी। कितना कितना हम याद करेंगे। आगे क्या है, आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। गुल्फ ऑफ बोथनिया कौन कौन से देशों के बीच में है, तो गुल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे है, वेस्ट में स्वीडन है, ईस्ट में फिनलैंड है। बाल्टिक सी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बाल्टिक सी को तो ये सारे कंट्रीज टच करते हैं, जर्मनी, पोलैंड, और यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज हैं लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बीच में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ऊपर फिनलैंड है, नीचे इस्टोनिया, रशिया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो 1-2 बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। डोवर स्ट्रेट कहाँ है, आप बताइए डोवर स्ट्रेट कहाँ है। डोवर स्ट्रेट देखिए इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है आपस में। वेस्ट में इंग्लिश चैनल है और ईस्ट में नॉर्थ सी है, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, ऊपर इंग्लैंड है, नीचे फ्रांस है। याद रखिएगा डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है एल्प्स, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो यूरोप की है, एल्प्स माउंटेन रेंज, और काफ़ी बॉक्साइट और आयरन यहाँ पे मिलता है, और कई सारे देशों के बीच में फैली हुई है, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन सभी देशों के बीच में ये एल्प्स की रेंज फैली हुई है। आगे क्या है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस है एपिनीज। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए, जो ये है एपिनीज, ये इटली के अंदर में है पूरा का पूरा, पैरेलली चलता है। जो ये कंट्रीज हैं एड्रियाटिक सी के पैरेलल चलता है एपिनीज। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप की वो है कारपैथियंस। यहाँ पे देखिए कारपैथियंस, ये स्लोवाकिया और रोमानिया के बीच में है। स्लोवाकिया और रोमानिया कहाँ पे हैं, यहाँ पे मैप में देख लीजिए।
स्लोवाकिया यहाँ है और रोमानिया यहाँ पे है, तो ऐसे लोकेशन होगी कैरपैथियंस की। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है? आगे देखिए दो तीन जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे माउंट वेसुवियस, जो ये वोल्केनो वाले जो माउंटेन्स हैं वो इटली के अंदर हैं। 2-3 माउंटेन्स यहाँ पे नाम तो नहीं दिए हुए, वैसे आप देख लीजिए माउंट वेसुवियस। एक माउंट स्ट्रोम्बली आपने सुना होगा जब आप जीसी लियोंग की बुक पढ़ते हो, वो भी इटली के अंदर में है, यहाँ पे है माउंट स्ट्रोम्बली। और एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है माउंट इटना। ये रेंजेस नहीं है, ये माउंटेन्स हैं, पूरी माउंटेन्स की रेंज नहीं है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और वोल्केनिक माउंटेन्स है। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि माउंट जो स्ट्रोम्बली है कहाँ है, माउंट एटना कहाँ है। वोल्केनिक माउंटेन्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इटली के अंदर में है ये। और क्या इंपॉर्टेंट है? पायरीन्स माउंटेन्स। पायरीन्स माउंटेन्स कहाँ है? यहाँ पे देखिए, पायरीन्स माउंटेन यहाँ पे हैं। ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है, यहाँ पे देखिए स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो यहाँ आसपास पड़ेंगे ये स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरीन्स माउंटेन्स। एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर में नाम से ही पता लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ रिवर्स और लेक्स। यहाँ पे देखिए लेक्स की बात करें तो देखिए 2 लेक इंपॉर्टेंट है, एक है लेक लाडोगा, एक है लाइट लेक ओनेगा। 2 लेक्स फेमस हैं, लेकिन बात यह है कि ये रशिया के अंदर में आती हैं दोनों की दोनों, और रशिया यूरोप से हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि रशिया अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल डिस्कस करेंगे हम रशिया। कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम लगता है ये इमेजेस बनाने में और ये सब कुछ ढूंढने में, तो कल हम डिस्कस करेंगे। पेपर से पहले पहले हम सारे डिस्कस कर लेंगे आराम से। और ये 2 लेक्स हैं वो तो रशिया में आती हैं। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है? ये राइन नदी। राइन नदी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, यूरोप की इंपॉर्टेंट वाटरवे है, और नॉर्थ सी के अंदर में ये रिवर गिरती है। और यहाँ पे देखिए कई सारे देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। पहले ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, नहीं पहले ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए ये नीचे स्विट्ज़रलैंड है, ऊपर जर्मनी है, तो इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बना रही है। बाद में ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फ्रांस है और ये जर्मनी है। बाद में ये नॉर्थ सी के बीच में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये यूरोप का। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर है एल्ब, चेक रिपब्लिक से निकलती है, और जर्मनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिवर है, और ये भी नॉर्थ सी के अंदर जाती है। उसके बाद में डोनबे रिवर। ये देखिए ब्लैक सी की अगर बात करें ना हम, कुछ इंपॉर्टेंट पूरा मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड आपको। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैप है। ब्लैक सी की बात करें ना, ब्लैक सी का जो वाटर है काफ़ी फ्रेश वाटर है, जबकि ये पूरा जो सी है ये लैंड लॉक्ड है। आमतौर पे हम जब सैलिनिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं, ये हमें पता लगता है कि जो सी जो होता है, जो समुद्र लैंड लॉक्ड होता है, यानी खुद अपने आप से अलग ही होता है। अब ये देखिए किसी दूसरे समुद्र से नहीं मिल रहा है ये ब्लैक सी, तो वो काफ़ी, वहाँ का पानी काफ़ी सैलीन होता है, काफ़ी नमकीन होता है। लेकिन ब्लैक सी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है काफ़ी सारी रिवर्स इसके अंदर गिरती है। सारी डी वाली जो रिवर्स हैं, जैसे डोन रिवर, यहाँ पे देखिए डोन रिवर है, फिर उसके बाद में डनाइपर रिवर है और डनाइस्टर है, डोनबे है, ये सब सारी रिवर्स हैं, ये ब्लैक सी के अंदर गिरती हैं। तो इसी कारण से ब्लैक सी का जो पानी है वो ज़्यादा नमकीन नहीं होता और फ्रेश वाटर होता है। इसलिए यहाँ फिर कहाँ थे हम, रिवर डिस्कस कर रहे थे हम, एल्ब रिवर की हम बात कर रहे थे, ये डिस्कस हमने कर ली थी। डोनबे रिवर हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है जो डोनबे रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर में है, वो मैप में दिया नहीं हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है डोनबे रिवर और जाती है ब्लैक सी के अंदर में, काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जर्मनी, उसके बाद में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, इन सभी देशों से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे पूरा। उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? सीन रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। पेरिस जो सिटी है वो सीन रिवर के ऊपर में है, और पेरिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इंग्लिश चैनल में ये जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाके इंग्लिश चैनल में ये जाती है। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है? आगे तो रशिया स्टार्ट हो गया, रशिया हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रशिया को डिस्कस करेंगे। रशिया काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री है
और विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज अगर इसे हम कंसिडर करें तो। चारों तरफ से ये सीज से घिरा हुआ है। तो यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन कौन से सीज रशिया को टच करते हैं। तो यहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से सीज रशिया को टच करते हैं। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में है बेरेंट्स सी, कारा सी, आर्कटिक ओशन, लेप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी। ईस्ट में पड़ते हैं सी ऑफ ओकोस्ट और वेस्टर्न डायरेक्शन में है कैस्पियन सी और ब्लैक सी। याद रखिएगा रशिया कौन कौन से सीज को टच करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पेनिनसुला पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है रशिया के। सबसे इंपॉर्टेंट है चुक्सी पेनिनसुला। चुक्सी पेनिनसुला अलास्का के वेस्टर्न डायरेक्शन में है। यहां पे देखिए ये है चुक्सी पेनिनसुला। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है कोला पेनिनसुला। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आप भूल जाए कि कहां पे पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा। क्या ये चुक्सी पेनिनसुला कौन से कंट्री से है? तो रशिया से है। कोला पेनिनसुला जो है फिनलैंड, स्वीडन, जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके ईस्टर्न डायरेक्शन में है कोला पेनिनसुला। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है रशिया का, यह है कामचाटका पेनिनसुला। यहां पे देखिए ये इस साइड पड़ता है कामचाटका पेनिनसुला। उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस पे नजर डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल लोकेशन है वो नो डाउट है यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स है रशिया को डिवाइड करता है, यानी जो वेस्टर्न डायरेक्शन में है वो यूरोप है, ईस्टर्न डायरेक्शन में है वो एशिया है। यानी एक प्रकार से एशिया और यूरोप के बीच की लाइन है यूरल माउंटेन्स, इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। नॉर्थ टू साउथ ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं यूरल माउंटेन्स। ये देखिए ऊपर आर्कटिक ओशन से नीचे कजाकिस्तान तक का एरिया कवर करते हैं यूरल माउंटेन्स। इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो यहां पे हैं। वर्खोन्यांस्क ये माउंटेन्स हैं और कोल्मा माउंटेन्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके आप नाम याद रखिएगा। यूरल माउंटेन्स की तरह इनकी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो एटली माउंटेन्स और सालन माउंटेन्स, और काफ़ी एक प्रकार से मंगोलिया और कजाकिस्तान का एरिया भी कवर करते हैं एटली माउंटेन्स। ये सेंट्रल एशिया की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सालन माउंटेन्स ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लेक्स की। लेक्स की बात करें तो एक ये भी फिजिकल लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साखलिन आइलैंड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के साथ मिलकर रशिया यहाँ पे तेल एक्सप्लोर कर रहे हैं। साखलिन आइलैंड ये यहाँ पे पड़ता है, साखलिन आइलैंड। यहाँ पे इंडिया तेल एक्सप्लोर कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं। जब हम यूरोप डिस्कस कर रहे थे 2 इंपॉर्टेंट लेक्स की हमने बात करी थी, लेक लाडोगा और लेक ओनेगा। लेक जो लाडोगा है वो यूरोप की सबसे बड़ी लेक है और ये लेक ओनेगा से जुड़ी हुई है स्वीर रिवर से। ये देखिए बीच में स्वीर रिवर है, ये जोड़ रही है लेक ओनेगा को लेक लाडोगा से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लेक है रशिया की, यह है लेक बैकल। ये देखिए यहां पे है लेक बैकल। ये सबसे डीपेस्ट लेक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है लेक बैकल। तो लेक बैकल आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो ये भी है रशिया की, जोवाया जैमलिया। ये 2 आइलैंड्स हैं एक्चुअली, आर्कटिक ओशन में है। काफ़ी ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं इन आइलैंड्स में और पहले काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था इन पे, जब रशिया यहाँ पे एक प्रकार से ऑयल को एक्सप्लोर कर रहा था, कोल को एक्सप्लोर कर रहा था, काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। जो एनवायरनमेंट के ग्रुप्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये भी याद रखिएगा, जोवाया जैमलिया। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं रशिया के अंदर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, यहाँ पे देखिए ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, कैस्पियन सी के अंदर में जाती है। अलग से मैप देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, अलग से मैप निकाल लेते हैं इसका। ये रही वोल्गा रिवर, कैस्पियन सी के अंदर में जाती है। हाइड्रो पावर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर के ऊपर में और रशिया की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी ये है वोल्गा रिवर। इसके अलावा दूसरी नदियों की बात करें तो देखिए हम दूसरी नदियों में आती है ओब रिवर। ओब रिवर काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर है, एटली माउंटेन से ये निकलती है ओब रिवर। यहाँ से देखिए यहाँ पे एटली माउंटेन है, हमने डिस्कस किया था कि मंगोलिया, रशिया और कजाकिस्तान में फैले हुए हैं एटली माउंटेन्स। तो एटली माउंटेन से ओब रिवर निकलती हैं और इसके बाद में ये गिरती हैं करासी के अंदर में। करासी जो कि है आर्कटिक ओशन के पास में, यहाँ पे देखिए ये है ओब रिवर का पाथ। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है येंसी। येंसी रिवर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं येंसी रिवर। येंसी रिवर भी करासी के अंदर ही जाती हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है लीना रिवर। लीना रिवर जो कि लेक ऑफ बैकल से निकलती है और ये इनका पाथ भी लेफ्टिव सी में जाती है। ये यहाँ पे देखिए
ये इनका पाथ है लीना रिवर का। उसके अलावा जो साइड में ये ईस्टर्न डायरेक्शन में जो छोटी छोटी नदियां हैं, याना रिवर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है इन 3-4 रिवर्स के अलावा, वो है अमूर रिवर। अमूर रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है ये अमूर रिवर। यहाँ पे देखिए, रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है अमूर रिवर, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और सी ऑफ ओखोस्ट में ये जाती है। रशिया में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं नहीं, यही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। यह हमारी मैपिंग डिस्कशन की आखिरी वीडियो है। इसी के साथ हमारी मैपिंग डिस्कशन की सीरीज समाप्त हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। साउथ ईस्ट एशिया में एशिया का 9% एरिया आता है। 10 इंडिपेंडेंट कंट्रीज आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। नजर डाल लेते हैं एक बार। म्यांमार, लाओस। एक बात यहां पे आप ध्यान रखिएगा, लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, सी से टच नहीं करता। कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर और फिलीपींस, ये सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात कर लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है अराकान योमा माउंटेन्स रेंज। बंगाल की खाड़ी तक ये जाते हैं। अराकान योमा माउंटेन्स रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2-3 जो प्लेट्यू है वो भी काफ़ी फेमस है, जैसे सा प्लेट्यू म्यांमार के अंदर में ही है। सा प्लेट्यू याद रखिएगा, मैप में ये नहीं मिलेगा लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सा प्लेट्यू म्यांमार के अंदर में है। एक और जो प्लेट्यू है सियाम प्लेट्यू, ये थाईलैंड के अंदर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सियाम प्लेट्यू, इनको खुराट प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। सियाम प्लेट्यू या खुराट प्लेट्यू म्यांमार के अंदर नहीं, ये थाईलैंड के अंदर में आते हैं। एक माउंटेन्स रेंज जो इंपॉर्टेंट है वो है टेनिसीरियंस माउंटेन्स रेंज। ये म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है, यहां मिलेगी टेनिसीरियंस माउंटेन रेंज। लिख देता हूं, आपको याद रह जाएगा। टेनिसीरियन माउंटेन्स रेंज म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स रेंज है वो है बारिसन माउंटेन्स रेंज, वो इस रीजन में है। बारिसन माउंटेन्स रेंज, बस नाम याद रख लेना, वही बहुत है। बारिसन माउंटेन्स रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बारिसन माउंटेन्स रेंज। अब कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनकी बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। एक तो है इस्तुमस ऑफ करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कि 2 मेन लैंड्स को आपस में जोड़ता है। बड़ा मैप आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एशिया का मेनलैंड है पूरा, और यहाँ नीचे भी एक प्रकार से मेनलैंड तो नहीं कह सकते लेकिन मलेशिया पेनिनसुला है। इन दोनों रीजन्स को आपस में एक छोटा सा स्ट्रेच जोड़ रहा है। ये देखिए, आपको हाइलाइटर से दिखाता हूँ, ये छोटा सा स्ट्रेच है। ये इस स्ट्रेच को कहते हैं इस्तुमस ऑफ करा। ये अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता है। उसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो है मलक्का स्ट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये है अंडमान सी और यहाँ पे है साउथ चाइना सी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। वैसे ये है मलेशियन पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो कर रहा है, इवन आप सीपैक की बात कर लीजिए, जो ग्वादार पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान के अंदर में, वो कहीं ना कहीं मलक्का डायलेमा उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इतना ज़्यादा नैरो स्ट्रेच है कि इसको बंद किया जा सकता है, और यहीं से चाइना की सारी सप्लाई जाती है। ऑयल एनर्जी की जो सारी सप्लाई जाती है इसी से जाती है। तो चाइना को यह भय सताता है कि युद्ध की स्थिति में यूएस के साथ मिलके जो ये इंडोनेशिया या फिर मलेशिया जो है वो इस रीजन को बंद ना कर दें। अगर इस रीजन को बंद कर दिया गया, जो ये स्ट्रेट है इसको बंद कर दिया गया, तो चाइना की जो एनर्जी सप्लाई है वो खतरे में पड़ जाएगी, और इसी चीज का डर लगता है चाइना को। इसीलिए चाइना दूसरे विकल्प खोजता है, और सीपेक जो है उसी का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस आप याद रखिएगा। अब कुछ रिवर्स की हम बात कर लेते हैं। रिवर्स की बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है यहाँ पे है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर निकलती है तिब्बत से। यहाँ पे देखिए, अलग से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लेते हैं, मेकोंग रिवर जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है और काफ़ी सारे देशों से बीच में ये जाती है। और इवन यूँ कहें कि 2-3 जो देश हैं, कंबोडिया और लाओस, इनकी जो कैपिटल्स है वो भी मेकोंग रिवर पर ही स्थित हैं। बड़ा डेल्टा बनाती है और यहाँ पे गिरती है डेल्टा के साथ में मेकोंग रिवर।
उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो हैं इरावदी रिवर्स। इरावदी रिवर्स के बारे में तो हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। ये है नीचे इरावदी रिवर्स, ये भी डेल्टा के साथ में गिरती है अंडमान सी में, म्यांमार के अंदर है ये मेनली। चिंदविन जो है इसकी मेनली ट्रिब्यूटरी है और यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बीच में रिवर है इसका नाम है सल्वीन रिवर, ये भी मेनली म्यांमार के अंदर में ही आती है। सल्वीन रिवर कहाँ गई, ये रही, ये भी मेनली म्यांमार के अंदर में ही आती है और अंडमान सी के अंदर में ही ये गिरती है। एक और जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो मैप में नहीं दी हुई, वो है चोपराया रिवर। नाम याद रखिएगा, बस थाईलैंड के अंदर में है चोपराया रिवर, गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है, नाम याद रखिएगा चोपराया रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया की। इसके अलावा थोड़ा ऊपर जाके ये साउथ चाइना सी में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इस पूरे रीजन में विवाद का विषय बने रहते हैं ये आइलैंड्स। नाम याद रखिएगा इनके जो हैं पार्सल आइलैंड्स, स्केरबरो आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स। इनका नाम यूपीएससी पूछ सकती है कि कहाँ पे हैं ये आइलैंड्स, तो साउथ चाइना सी के अंदर में है, याद रखने हैं आपको। ऐसे बीच में जाके बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो पार्सल आइलैंड्स हैं वो सबसे नज़दीक किसके हैं। हाँ, क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है, 4 सिटीज़ दे देगी, जैसे म्यांमार की कोई सिटीज़ मान लीजिए रंगून, या फिर मांडले कोई सिटी होगी, थाईलैंड की कोई सिटी, कंबोडिया की कोई सिटी, तो यूपीएससी पूछ सकती है आप इनको नॉर्थ से साउथ तक लगाइए। और ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी ने 2014 में पूछा भी था और इस बार भी संभावना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब साउथ ईस्ट एशिया के बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एशिया। ये है सेंट्रल एशिया का पॉलिटिकल मैप। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर में। मेनली 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश मेनली आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे आपको क्या इनकी राजधानियां पता है इन देशों की? कई बार यूपीएससी यूं भी पूछ सकती है कि इनकी राजधानियां, वैसे तो इतना सिंपल तो नहीं पूछेगी कि कैपिटल्स को मैच द फॉलोइंग कीजिए। कई बार इनडायरेक्टली नॉर्थ से साउथ पूछ लेती है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा देश की राजधानी कौन सी है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, उसके बाद में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद और तजाकिस्तान की दोसांबे, और उसके बाद में किर्गिस्तान की है बिश्केक। तो ये इनकी राजधानियां हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है सेंट्रल एशिया की वो प्लेट्यू ऑफ पामीर, यानी पामीर का कठार, दुनिया की छत के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। काफ़ी सारी माउंटेन्स रेंजेस यहाँ से निकलती है, जैसे हिंदकुश माउंटेन्स रेंज। और ये देखिए, वैसे तो मोस्टली तो तजाकिस्तान के अंदर में आता है पामीर का जो पठार है। वैसे ये थोड़ा थोड़ा काफ़ी सारे देशों के साथ में टच करता है, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान। मेनली जो है वो तजाकिस्तान के अंदर में ये आता है। काफ़ी सारी माउंटेन्स रेंज निकलती हैं पामीर के पठार से, याद रखिएगा, जैसे हिंदकुश माउंटेन्स रेंज, कुनलुन माउंटेन्स रेंज और कराकोरम माउंटेन्स रेंज। फरगना वैली के बारे में आप याद रखिएगा, फरगना वैली है मेनली उज्बेकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट कवर करती है फरगना वैली। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है। 3-4 लोकेशन दी होगी और कहेगी कि बताइए फरगना वैली कहाँ आती है, साउथ अमेरिका के अंदर में है या अफ्रीका के अंदर में है या सेंट्रल एशिया के अंदर में है। तो याद रखिएगा सेंट्रल एशिया के अंदर में है और उज्बेकिस्तान का मेनली ईस्टर्न पार्ट कवर करती है। एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है काराकुम डेजर्ट, एंटायर तुर्कमेनिस्तान को कवर करता है। नाम याद रखिएगा, काराकुम डेजर्ट। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं। 2 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सेंट्रल एशिया की, जो हैं सरु दरिया और अमू दरिया। यहाँ पे देखिए मैप में आपको समझ में आएगा, सिर दरिया और अमू दरिया। ये देखिए एरल सी के अंदर में गिरती हैं दोनों की दोनों नदियाँ, सिर दरिया और अमू दरिया। कजाकिस्तान के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, काफ़ी बार पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेक बलखास। यहाँ पे देखिए लेक बलखास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, पूरी की पूरी कजाकिस्तान के अंदर में ये लेक आती हैं। आप बताइए एरल सी, बताइए आप कौन से देश के अंदर में आता है एरल सी? काफ़ी सैलीन पानी है यहाँ का एरल सी का, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, किसी दूसरे समुद्र से टच नहीं करता एरल सी। ये देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर में आता है पूरा का पूरा। और
सॉरी, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ये उज्बेकिस्तान का एरिया भी टच करता है। बॉर्डर पे है मेनली कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। ये देखिए, ये कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान के है, तो ये बीच में बॉर्डर पे है एरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। तो यूपीएससी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकती है, पूछ सकती है कि एरल सी कौन कौन से देशों के बॉर्डर पे है। तो याद रखना है हमें, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है जो है एरल सी। उसके बाद में हमने कैस्पियन सी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ना। चलो फिर भी एक बार कैस्पियन सी पर फिर से नज़र डाल लेते हैं। कैस्पियन सी के आर पार ये सारे कंट्रीज आते थे। सुबह हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोड क्या बनता है, कितार कोड बनता है। ये सारे जो कंट्री हैं वो टच करते हैं कैस्पियन सी को। अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और ईरान और अजरबैजान, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया हमारा कवर हो गया। तो देखिए, अब हमारे मेनली 2-3 लोकेशन बचती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके बस एक सरसरी नज़र डाल लीजिएगा, छोड़ने का तो मतलब नहीं बनता, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। आप ऑस्ट्रेलिया को आप देख लीजिएगा बस एक बारी, सिर्फ 1 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, और 1 ही मिनट के अंदर में आप चाइना का थोड़ा बहुत रीजन आप देख सकते हैं। सिर्फ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी इसी के साथ में हमारा जो सारा का सारा जो वर्ल्ड मैप है वो कवर हो गया। और इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।